साहब प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा के तहत यह हमारा आखिरी प्रसारण है। सोमवार से हम फिर से चर्चा शुरू करेंगे, जहां पर हम राष्ट्रीय विषयों पर लगातार बातचीत करते हैं। चुनावी चर्चा के तहत आज हम बारी बारी से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के संदर्भ में बातचीत करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमारा आज का विषय है हार पर बवाल, ईवीएम पर फिर सवाल। संदर्भ यह है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से आशान्वित थी कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में वह एक बार फिर मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी, पर 3 दिसंबर को जब परिणाम आया तो कांग्रेस की उम्मीद धरी की धरी रह गई और भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफलता हासिल कर ली। अब जब निर्णय आ गया तो उस समय तो कुछ नहीं बोले, पर कुछ समय के बाद शने शने वापस क्यों हार गए, इसके संदर्भ में बातचीत शुरू हो गई और आखिरी में कांग्रेस के तमाम नेता एक राय होकर ईवीएम को ही इस हार के लिए जिम्मेदार ठहराने लगे। वो लोग भी जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं जो चुनाव जीत गए। कमलनाथ भी ईवीएम को लेकर सवाल उठाने लगे हैं। वो कमलनाथ सवाल उठा रहे हैं जो स्वयं अपना चुनाव छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से 35,000 मतों के विशाल अंतर से जीते हैं और खुद नहीं जीते हैं, अपने जिले की सभी सीटें भी जिताने में कामयाब रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस को चाहिए थी 116 सरकार बनाने के लिए और कांग्रेस रह गई 66 पर। तो अब इसी पर बवाल है, क्या ईवीएम ही इस हार के लिए जिम्मेदार है या कांग्रेस का अपना नेतृत्व, कांग्रेस की अपनी नीतियां, कांग्रेस की अपना प्रत्याशी चयन, कांग्रेस का चुनाव लड़ने का तरीका और साथ ही साथ भाजपा की रणनीति, इसने ये परिणाम दिया। सवाल है ना, तो इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ पारस अखलेचा जी हैं जो इस चुनाव में प्रत्याशी थे कांग्रेस की ओर से, सफल नहीं रहे। राम दांगोरे जी हैं, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, और साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। आप तीनों का स्वागत है। 2 बयान सुनते हैं और बयान के साथ में पारस अखलेचा जी से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। के अलावा कोई देश में नेता नहीं है, सब पर भारी है। तो एक बार जो सब पार्टियां कह रही हैं कि बैलेट पेपर से हो चुनाव, तो लोकसभा में बैलेट पेपर का एक प्रयोग कर लिया जाए, उसके बाद जो सबके पर भारी रहेगा आगे देखा। मतलब आप ईवीएम पर कह रहे हैं कि ईवीएम, मैंने ईवीएम नहीं, सब जनता कह रही है बैलेट पेपर हो जाए। मेरे लेकिन हर पार्टी कह रही ईवीएम के ऊपर सवाल उठा रही है, तो इसलिए निष्पक्ष भावना हो तो लड़ दिया जाएगा। कंफ्यूजन का स्टेट सिर्फ कांग्रेस पार्टी के अंदर है और स्वाभाविक है। आज पहली बार ऐसा क्या हो रहा है, जब जब कांग्रेस चुनाव हारती है, कभी अधिकारी, करीबी कर्मचारी, ईवीएम, राजनीतिक दल इन पर आरोप लगाती है। ये कांग्रेस वही दल है जिसने तेलंगाना में अपनी जीत को स्वीकार कर लिया, सरकार बना ली, मुख्यमंत्री बना दिया। ये कांग्रेस वही है जिसने हिमाचल में अपनी जीत स्वीकार कर ली, कर्नाटक में अपनी जीत स्वीकार कर ली, और 5 वर्ष पहले जब छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुन के आए थे तब भी सरकारें बनाई। अगर कांग्रेस वाकई में सीरियस है और ईवीएम पे आरोप लगाना चाहती है तो सबसे पहले इन सभी राज्यों से जहां पर इनकी सरकारें हैं त्यागपत्र देना चाहिए और बैलेट से चुनाव कराने की मांग करानी चाहिए। मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थूथू हर बार नहीं चलेगा। तो माननीय पारस अखलेचा जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। ईवीएम इस देश में आप लेकर आए, इस चुनाव को कराने वाले ईवीएम से वो कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी, और अब जब लगातार हार आपके हिस्से में आ रही है तो इस ईवीएम को ही आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इतना लंबा आपका राजनीतिक तजुर्बा है, वाकई मानते हैं पारस अखलेचा जी, जहां भी आप हार रहे हैं ईवीएम के कारण हार रहे हैं, या आपकी अपनी नीतियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, आपके नेताओं की आधी अधूरी राजनीति करने का तरीका जिम्मेदार है, प्रत्याशी चयन के संदर्भ में घाल में लिए इसके लिए जिम्मेदार है? कुल मिलाकर क्या कहते हैं पारस अखलेचा जी, बस ईवीएम? उसमें अपने को पहले से इस वर्तमान प्रदेश पे सोचना पड़ेगा। अभी ये कहा कि आप कर्नाटक में जीते, हिमाचल प्रदेश में जीते, अन्य जगह जीते, और यहाँ आप हारे थे, आप ईवीएम को 2 आपको बता रहा हूं ना कि आपको संदर्भ मध्य प्रदेश का है, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखना पड़ेगा कि आखिर ईवीएम को नहीं माना जा सकता। जब पूरे 17 तारीख तक जब मतदान का समय था, पूरे प्रदेश में माहौल था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है और कांग्रेस को बहुमत मिल रहा है। सारे लोग जिस प्रकार से उसको सोच रहे थे, और सारे जो सरकारी अधिकारी वर्ग है, मीडिया वर्ग है, पब्लिक वर्ग और सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, सारे ये मान रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। और उसके बाद में जब रिजल्ट आता है तो आप देखते हैं कि 2 दिन पहले जिस सीट की घोषणा होती है वो सीट आती है। आदमी जहां से जीतने की जितनी संख्या बताता है वह संख्या से जीतता है।
तो आखिरकार ये तो सोचना पड़ेगा कि क्या भाजपा के लोग इतने अंतर्गामी हो गए कि उनको पहले से अंदाज हो जाता है कि हम इतनी सीट जीतेंगे, इतने हजार सीट जीतेंगे। तो ऐसी स्थिति में सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि कहीं न कहीं इस बीच में मशीनों का खेल हो रहा है, और ये सारे जगह नहीं करते। हम आप अब ये बोलेंगे कि आप 66 जगह जीते हो, तो फिर ये सारी जगह मशीनों का खेल नहीं करते जी। इनको जहां आवश्यक होता है वहां ही मशीनों का खेल करते हैं, जहां इनको आवश्यक नहीं होता है मशीनों का खेल नहीं करते। अच्छा, मैं रोकता हूं पारस अखिलेश जी, जरा दो विषयों पर रोशनी दीजिए। आपने कहा जहां इन्हें जरूरी होता है वहां पर ये खेल करते हैं, तो भाई सबसे बड़ी चुनौती कौन थे इस चुनाव में? सबसे बड़ी चुनौती थे माननीय कमलनाथ जी। तो छिंदवाड़ा में खेल क्यों नहीं हुआ? ये कमलनाथ जी 35,000 वोटों से चुनाव जीत गए सकलेचा साहब। कोई सेटिंग तो नहीं थी भाजपा के साथ में कमलनाथ जी की, पूरा प्रदेश जीतो बस मेरा इलाका मुझे जिता दो। कमलनाथ जी केवल छिंदवाड़ा से नहीं जीते, छिंदवाड़ा जिले की 6 और सीटें हैं उन पर भी कांग्रेस जीतने में सफल रही। एक दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की निगाह में जो खलनायक रहते हैं उनका नाम है दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह का इलाका है राघोगढ़, जहां से उनके बेटे चुनाव लड़ते हैं जयवर्धन सिंह, वो भी चुनाव जीत गए। तो दिग्विजय सिंह ने भी सेट कर लिया भाजपा को। तीसरा नाम अजय सिंह चुरहट से, पिछली बार हारे थे, इस बार जीत गए और बड़े अंतर से जीत गए। उन्होंने भी भाजपा और ईवीएम को सेट कर लिया। थोड़ा बता दें, छिंदवाड़ा की 7 आप जीत जाते हैं, राघोगढ़ आप जीत जाते हैं, चुरहट आप जीत जाते हैं। ये ईवीएम जरूरत के अनुसार सेट होती है। इन तीनों को क्यों जिताया भाजपा ने? हाथों का जीत का मार्जिन कितना कम है? आप बताइए ना भाई कि आप किससे जीत रहे? कभी आप कहते हैं लाडली लक्ष्मी से जीत रहे, और लाडली लक्ष्मी का जो सूत्रधार है, जो उसका करता धरता, उस आदमी को आपने मतलब साइड में कर दिया, उसको पूछा तक नहीं, और वो आदमी रोकर आंसू बहा रहा है कि मैं लाडली लक्ष्मी को बंद नहीं कर दूंगा। तो कौन बंद कर रहा? हम बंद कर रहे हैं क्या? किसको कह रहा? वो किसको चुनौती दे रहा? वो कह रहा मैं मांगूंगा नहीं, तो किसको कह रहा? वो कह रहा मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, तो किसको कह रहा? तो आप बता दें कि आप लाडली लक्ष्मी से जीते, आप बता दीजिए कि आप 20 साल की आपकी सरकार की जो नेगेटिव डेवलप नहीं उससे जीते, आप बता दीजिए कि आप मोदी जी की गारंटी से जीते, या आप बता दीजिए आप मशीन से जीते। आप किससे जीते ये तो बता दीजिए ना पहले। तो कुल मिला के राम दांगोरे जी के पास मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि पारस अखिलेचा जी बोल रहे हैं कि भाई अब मेरे पास इसका जवाब नहीं है कि कमलनाथ जी कैसे जीत गए, छिंदवाड़ा की हम सारी कैसे जीत गए, चोरहट हम कैसे जीत गए, राघोगढ़ हम कैसे जीत गए। वो तो ये पूछ रहे हैं कि भाजपा इतनी कैसे जीत गई, क्योंकि जिस लाडली बहना योजना को जिम्मेदार ठहरा जा रहा है उसका मुखिया तो साइडलाइन कर दिया गया। तो राम दांगोरे जी, पारस अखिलेचा जी की जिज्ञासा है कैसे जीत गए भाजपा, थोड़ा उनकी जिज्ञासा का समाधान कीजिए ना। इतने अनुभवी राजनेता हैं, अभी तक समझ नहीं पाए क्यों जीते आप। अखिलेचा जी को प्रणाम करता हूं क्योंकि वे भी एक टीचर है जी, मैं भी टीचर हूं। मेरा इनसे सीधा सा एक सवाल है जी, कि आप कर्नाटका जीते, तेलंगाना जीते, हिमाचल जीते, यहाँ की ईवीएम सही कैसे थी? आप मध्य प्रदेश हारे, राजस्थान हारे, छत्तीसगढ़ हारे, इसकी ईवीएम गलत कैसे हो गई? इसके पहले आप छत्तीसगढ़ में जीते 18 में, आप मध्य प्रदेश में जीते 18 में, राजस्थान में जीते 18 में, उस समय ईवीएम मशीन सही थी। सीधा सीधा ये कहना चाहता हूं कि जब इनकी सरकार बनती है तो ईवीएम मशीन सही होती है, और भाजपा की सरकार बनती है तो ईवीएम मशीन खराब हो जाती है। और मैंने देखा है 2008 के चुनाव में, 2013 के चुनाव में, 18 के चुनाव में, 23 के चुनाव में, हर बार इनका कॉमन विरोध होता है। चुनाव होने के ठीक अगले दिन ये कभी निर्वाचन आयोग का विरोध करते दिखते हैं, कभी तत्कालीन सरकार का विरोध करते दिखते हैं, कभी ईवीएम के ऊपर आरोप लगाते हैं। इनका लगातार पिछले 4 चुनाव से यही स्टैंड रहा है। राम दांगोरे जी, तो मैं एक मुद्दे की बात करना चाहता हूं, आपको जानना ये चाहता हूं कि भाई ईवीएम के संदर्भ में सवाल ये उठाया जाता है कि भाई ईवीएम में चिप लगी होती है। दिग्विजय सिंह कहते हैं जिसमें भी चिप होगी उसे हैक किया जा सकता है। अब हैकिंग तो होती है, ये आप भी मानेंगे, बड़े बड़े नेताओं के अकाउंट हैक हो जाते हैं, बड़े बड़े बैंक के अंदर सेंधमारी हो जाती है, बड़े बड़े सुरक्षित कंप्यूटरों को हैक कर लिया जाता है। तो ईवीएम मशीन हैक कैसे नहीं हो सकती, ये सवाल उठता है। एक दूसरा दलील ये दी जाती है कि जो तमाम बड़े विकसित देश हैं, अमेरिका जैसे, वो भी चुनाव के संदर्भ में ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, मतपत्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और तीसरी और आखिरी बात राम दांगोरे जी,
जब संपूर्ण विपक्ष मशीनों की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठाता है और आपको यह भरोसा है कि जनता तो आप ही के साथ है, मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो फिर मतपत्रों पर वापस जाने में दिक्कत क्या है? क्या आपको लगता है कि अगर मतपत्रों का इस्तेमाल होगा तो जनादेश आपके साथ नहीं रहेगा, इसलिए आप मतपत्रों के संदर्भ में हिमायत नहीं करते? जिस मतपत्र की हिमायत 2009 में माननीय आडवाणी जी कर रहे थे, भाई ईवीएम ठीक नहीं है, मतपत्रों पे जाना चाहिए, ये शुरुआत भी भाजपा ने की थी। क्या कहते हैं राम दांगोरे जी? मतपत्रों के संदर्भ में भी हो जाए, इन लोगों को भी कलेजों को ठंडक हो जाए, मतपत्रों से भी निपटा दीजिए, इनको क्या दिक्कत है? पहले सवाल का जवाब देना चाहता हूं जी। 1980 में हनीफा जी ने ईवीएम को पेटेंट करवाया, 82 में उसका तमिलनाडु में प्रेजेंटेशन हुआ, फिर केरल में उसका प्रैक्टिकल हुआ, और 2014 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उसमें उसका पहली बार लोकसभा चुनाव में प्रयोग हुआ, और उसके बाद पूरे देश के विधानसभा चुनाव में भी उसका उपयोग किया गया। इसके सेकंड चुनाव में भी ईवीएम मशीन का उपयोग करा, फिर इनकी सरकार बनी, और उसके बाद में 2014 में जो है, माफी चाहता हूं, पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उसकी बात कर रहा हूं, उसमें ईवीएम आई थी। 2014 में जब मोदी जी आए तो वीवीपैट का उसमें कुछ विधान लोकसभाओं में उपयोग हुआ। जब इनकी सरकार ईवीएम से बनी, इनको ईवीएम मशीन बुरी नहीं लगी केंद्र में। सेकंड टाइम जब इनकी सरकार बनी, इनको ईवीएम मशीन बुरी नहीं लगी। तीसरी बार में जब चुनाव हुए तो मोदी जी बन करके आए तो ईवीएम पे थोड़ा प्रश्न इन्हें खड़ा करा। उसमें एक सिलिकॉन चिप का यूज होता है और कोई ट्रांसमिशन नहीं लगा होता। एज ए कैलकुलेटर वो एक मशीन होती है जो 6 वाट की बैटरी से चलती है, और अगर उसमें कोई छेड़खानी करता है तो वो अपने आप मशीन ही करप्ट हो जाती है, वो कोई गिनती भी नहीं बताएगी और अनयूजेबल हो जाएगी वो मशीन। तो उसमें जो भी प्रक्रिया होती है वो दोनों ही पार्टियों के समक्ष होती है, उनकी उपस्थिति में होती है, उनके हस्ताक्षर से होती है, और जब मशीन खुलती है या सील बंद होती है तो सभी पार्टियों के लोग वहां पर, नेता लोग उपस्थित होते हैं, तो उसमें कुछ गलत होने का सवाल ही नहीं उठता है, और इन्हीं के सामने खुलती है। अब इनका आरोप है कि बटन हम कोई दबाते हैं वोट कहीं चले जाता है, तो मैं इनको बता देता हूं कि जब पूरी काउंटिंग हो जाती है तो मशीन जो होती है, जैसे 200 बूथ, 300 बूथ, 400 बूथ होते हैं, तो रेंडमली कांग्रेस का एमएलए जो कैंडिडेट है, वो चाहे बीजेपी का हो चाहे और किसी पार्टी का हो, जिस मशीन पे हाथ रखेगा उस मशीन को चेक किया जाता है, उसकी वीवीपैट को भी चेक किया जाता है, काउंटिंग मैच की जाती है। अगर एक भी मशीन में काउंटिंग मिस मैच होगी तो पूरी वीवीपैट जो होती है उनको खोल करके सबकी गिनती की जाएगी। अब हर कैंडिडेट के हर विधानसभा में जब ऐसा होता है तो अब मुझे बताइए सकलेचा जी कि वीवीपैट में और जो ईवीएम मशीन रहती है उसके वोटों में आज तक कहीं पर अंतर क्यों नहीं निकला? अगर कहीं गड़बड़ होती तो इसमें अंतर दांगोरे निकल साहब, जाना आपने बड़ी चाहिए। तकनीकी बात कर ली, नेताओं से बात कर रहे हैं तो नेता वाली बात कीजिए ना। सवाल ये था भाई, जितने बड़े बड़े देश हैं, विकसित देश, अमेरिका जैसे, वो अपने राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में मशीन का नहीं मतपत्रों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ऐतराज क्या है भाई? बार बार आपके संदर्भ में जनादेश संदेह के घेरे में खड़ा किया जाता है, खराब नहीं लगता आपको? ये बताओ, जनता हमारे साथ होती है तो भी ये ईवीएम को साथ खड़ा कर देते हैं, तो क्या राम दांगोरे जी आपको नहीं लगता एक बार मिल जाए कलेजे को ठंडक? अजय सिंह बोल रहे हैं ना भाई, हो जाए एक बार मतपत्रों से भी चुनाव, पता चल जाएगा। क्या कहते हैं? अमेरिका के अलावा कोई ऐसे देश है जहां पर ईवीएम मशीन का यूज होता है? और मैं बड़ी बात बताना चाहता हूं, कई देश ऐसे जिनको हिंदुस्तान ईवीएम मशीन की सप्लाई देता है, वहां पर हिंदुस्तान की ईवीएम मशीनों का उपयोग किया जाता है। इनको अगर पर्चियों से करवाना है, इलेक्शन कमीशन के पास में जाए, हम तो हर अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार है, जिसमें ताकत होगी वो जीतेगा, जिस पर जनता जनाधार देगी वो जीत करके आएगा। वो जीत के आएगा। राम दांगोरे जी कहा हमारे पास मत जाओ, जाना है चुनाव आयोग के पास जाओ, उसे राजी कर लो, हमें क्या दिक्कत है? अब इस देश में चुनाव आयोग के पास जाने से बात बन जाएगी क्या? ये रमेश शर्मा जी से पूछता हूं। क्यों रमेश जी, क्या लगता है आपको? इतना आसान है? राम दांगोरे जी ने सलाह दी है पारस सकलेचा जी को, कहा है को परेशान हो रहे हो, चुनाव आयोग के पास जाओ, हम तो तैयार है जिसमें चाहो। तो रमेश जी आप ही बताओ। इसमें तो कोई शक नहीं कि चुनाव पर्ची से कराया जाए कि मशीन से कराया जाए, ये निर्णय तो चुनाव आयोग लेगा। ये ठीक है कि उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार और राष्ट्रपति जी की अनुमति लगेगी उसमें, लेकिन चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट होता है तो कहीं ना कहीं तो वो निर्णय वही लेगा। लेकिन जहां तक जो आपने पूछा था हार के लिए,
जी। मुझे जो लग रहा है कि कई बार कांग्रेस तथ्य के बजाय, भविष्य की तैयारी के बजाय दूसरे की कमी निकालती है। जी। आप अगर 2018 के चुनाव में देखेंगे तो कांग्रेस का 0.5% वोट भी कम नहीं हुआ है। जी। 0.5% में भी 0.1 कम है, 0.5% भी कम नहीं हुआ है। और ये 0.5% अगर आप देखेंगे, लगभग 1% वोट कांग्रेस के विद्रोहियों को गया है और 1% वोट नोटा को गया जी। है। अगर हम नोटा का वोट आधा आधा कर लें तो कांग्रेस की कमी उसी से पूरी हो जाती है। ये ठीक है कि कांग्रेस को अतिरिक्त वोट नहीं मिला जो उनको अतिरिक्त लेना चाहिए था। अगर वो टिकट वितरण ठीक करते तो जो 1% वोट उनके विद्रोहियों को चला गया है वो उनके पास मिल जाता और वो 18 से प्लस में आते वो सीटें बढ़ती। तो मोटे तौर पर कहीं ना कहीं इस बात को देखना पड़ेगा। दूसरा, चुनाव से पहले हम लोगों ने भी, आपसे भी कई बार चर्चा की है कि मतदाता साइलेंट था। इस बार मतदाता, आम मतदाता साइलेंट था। जो लोग बात कर रहे थे वो केवल राजनीतिक दलों से जुड़े थे या किसी राजनीतिक दल के समर्थक थे और किसी के विरोधी थे। आम मतदाता साइलेंट था। तीसरी एक और बात जो थी कि मतदान का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ा। अब ग्रामीण क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत क्यों बढ़ा ये सब लोग जानते हैं। और आप 2024 के चुनाव में भी देखेंगे, नगरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र का मत प्रतिशत अपेक्षाकृत भले चाहे 0.001% अधिक होगा, वो अधिक होगा और उसका कहीं ना कहीं लाभ जो है उसका भाजपा को ही मिलेगा। तो मोटे तौर पर कांग्रेस को भी इस बात को समझना, अपनी नीतियों को ठीक करना, चेहरों को ठीक करना और नकारात्मक बात करने के बजाय जिस दिन व्यक्ति आत्ममंथन आरंभ करता है, दूसरे की कमी देखने के बजाय, उस दिन से उसकी प्रगति शुरू होती है। अच्छा, और एक कुल मिनट रमेश शर्मा जी, ये तो हो गई मोटी मोटी बात। जब पूरा विपक्ष लगभग एक राय होकर इस देश में यह मांग करता है कि भाई चुनाव जो है मशीन से नहीं मतपत्रों के माध्यम से कराया जाए, लोकतंत्र है ना, तो जब समूचा विपक्ष इस चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है और मतपत्रों के माध्यम से चुनाव कराने की मांग करता है, तो क्या इस मांग को अनसुना कर देना चाहिए या इस मांग पर विचार होना चाहिए? भाजपा को इस मांग के संदर्भ में साथ खड़ा होने में दिक्कत क्या है? क्या वाकई भाजपा को लगता है कि अगर मतपत्रों से चुनाव होगा तो भाजपा को समर्थन नहीं मिलेगा? मशीन में लोग भाजपा को वोट देना चाहते हैं, अगर सील लगानी होगी तो भाजपा को वोट नहीं देंगे, इसलिए भाजपा बचना चाहती है। भाजपा क्यों ईवीएम से चुनाव कराने के लिए इतना ज्यादा दबाव बनाती है, इसे समझाइए रमेश। देखिए, मोटे तौर पर अगर सारा विपक्ष मांग कर रहा है तो कहीं ना कहीं इस पर विचार करने में सरकार को या भाजपा को कोई संकोच नहीं करना चाहिए। और अभी जो 2024 की स्थिति है, 2024 की स्थिति में भाजपा बहुत कंफर्टेबल स्थिति में है। और अगर बाई द वे वो किसी पर भी चुनाव कर लें तो मैं समझता हूं इस पर सरकार को दो में से एक काम करना चाहिए। विपक्ष को बुला करके बातचीत कर लें और बातचीत में अगर ये बहुमत बनता है कि मतपत्र से ही चुनाव हो तो निश्चित रूप से उसमें निर्णय ले लेना चाहिए। उसको इस मांग को अनदेखा करने का कोई प्रश्न नहीं है। सर्वदलीय बैठक बुला लें, सर्वदलीय बैठक में इसकी चर्चा कर लें, उसमें अगर बहुमत होता है मतपत्र से हो तो निश्चित रूप से उसको करा लेने चाहिए। तो रमेश शर्मा जी का कहना है कि बेहतर है लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सर्वदलीय बैठक हो और उसमें जिसके संदर्भ में बहुमत हो उस दिशा में जाने का उपक्रम होना चाहिए। तो क्या कहते हैं पारस अखलेचा जी, अगर मतपत्रों से चुनाव हो गए तो आपका काम बन जाएगा, इस देश में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए टूट पड़ेंगे, कतारों में लग जाएंगे और कहेंगे बस नरेंद्र मोदी जी अब आप घर बैठिए, अब इस देश के प्रधानमंत्री माननीय राहुल गांधी जी हो गए। बस इंतजार इसी बात का कर रहे हैं कि कैसे ईवीएम मशीन हटे और कैसे मतपत्र आए, वैसे ही कांग्रेस देखो सरकार में आए। ऐसे ही है पारस जी, इतना ही सरल मामला है ना? मेरा एक बहुत विनम्रता से कहना है कि ठीक है, जीत हार अपनी जगह है, पर एक जनता के बीच में अगर कोई बात है और जनता किसी पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कहीं पे डाउट पैदा करती है और डाउट एक बड़े लेवल पे होता है, तो इस लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए और तानाशाही को खत्म करने के लिए उस मांग का सम्मान करना चाहिए। आप सारी विपक्षी मांग का अदालत करें, उनको अलोकतांत्रिक माने, उनको तानाशाही तरीके से दबाए, तो ये तो कोई उचित बात नहीं है। बात तो रुकिए पारस जी, क्या है आप अभी इन राज्यों में हार गए तो ये बात उठाने लगे? अभी जब आप कर्नाटक में जीते थे तब तो आपने ये बात नहीं उठाई थी। ये आप तेलंगाना में जीत गए, तेलंगाना से तो कोई आवाज नहीं आ रही ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम ठीक नहीं है। जहां आप हार जाते हैं वहीं इतना चीखने चिल्लाने या रोने क्यों लगते हैं पारस जी? देखिए, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल में जब जीते उसके परिवेश और आज के परिवेश में अंतर है। अभी ठीक 3 महीने बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है
और ये पार्टी ये के प्रकरण कैसे भी सत्ता को हासिल करना चाहती है, सत्ता का सुख भोगना चाहती है। तो इसलिए ये चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया। वहां इसलिए नहीं किया गया कि यहाँ की बेईमानी, यहाँ के दाग को उसके कारण से साफ कर सके। आपको ये सोचना पड़ेगा ना, जब हम ये पूछ रहे हैं कि भाई आप कैसे जीते, तो आप बता दीजिए। जब माहौल हमारे पक्ष में, लोग हमारे पक्ष में, और शर्मा जी ने कहा ग्रामीण अंचल के अंदर मतदान ज्यादा हो, तो ग्रामीण अंचल तो खासा नाराज है बीजेपी से। वहां पर जिस तरह से मिसमैनेजमेंट होता है और रूरल इकोनॉमी जिस तरह से तबाह हो गई, आज रूरल इकोनॉमी जिस बुरी कंडीशन में है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है और लोग संसद के अंदर कूद रहे हैं। पारस सखलेजा जी सदमे में हैं। भाजपा जीत कैसे गई? माहौल तो हमारे पक्ष में था, समझ रहे राम दंगोरे जी? पूरा का पूरा वातावरण कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए बना हुआ था, सत्ता में आप ही बने रह गए। ये बात पारस सखलेजा जी को बहुत परेशान कर रही है। क्या कहते हैं आप? लोग इतना आपके खिलाफ थे। अब मैं क्या कहूं, अब सोशल मीडिया पे और जनता राहुल गांधी जी को पप्पू बोलती है, तो ये उसे भी स्वीकार कर लेंगे क्या? ये चुनाव के समय का बना हुआ एटमॉस्फेयर अलग होता है और इस बार अंडर करंट था जनता में। मैं आपको एक बात बड़ी स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि 2.5 साल पहले, जब गौर कीजिएगा आप सभी, तो शायद पारस सखलेचा जी को समझ में आ जाए, 2.5 साल पहले हमने अभियान चलाया था, मेरा बूथ सबसे मजबूत। कोई चुनाव था क्या? नहीं था। फिर हमने उसके बाद में एक अभियान चलाया, बूथ जीता चुनाव जीता। कोई चुनाव था क्या? नहीं था। तब से हम लगातार मंडल अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी, बीएलओ, एक बीएलओ बैठता, लेकिन हमने बीएलओ 1, बीएलओ 2 बनाया, पन्ना प्रभारी, और उस पन्ने का भी अर्ध पन्ना प्रभारी। एक पन्ने पे 30 मतदाता होते हैं, वो 30 मतदाताओं पे हमने एक कार्यकर्ता की नियुक्ति करी थी 2.5 साल पहले, और लगातार हितग्राही सम्मेलन, फलाना सम्मेलन और कुछ न कुछ कार्यक्रमों के माध्यम से हम लगातार जनता के बीच में बने हुए थे। यही कारण था कि आज हमारा बूथ एजेंट बता देता है कि इतने इस मतदान पर इतने वोट लगभग अपने को मिल सकते, इतने कांग्रेस को मिल सकते और इतने नोटा को जा सकते, क्योंकि हम मतदाताओं के टच में थे। और वो ग्राउंड की मेहनत आज हमको काम में आई कि 160 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, और इन लोगों को जनता का कोई आशीर्वाद नहीं मिला है और इनको मुंह की खानी पड़ी। ये सिर्फ सर्वे और ये और वो हवाबाजी, इसके चक्कर में रहेगा। इनके विधायक के कैंडिडेट ग्राउंड पर पब्लिक के बीच में नहीं गए। हमारे यहाँ पे स्कूटर से घूमते फिर रहे, उनको लोग और खुद बीजेपी वाले बोल रहे कि जरा घूम ले रहे, थोड़ा बहुत वोट बढ़ जाएंगे, लेकिन इनको हवा के चक्कर में ये लोग चुनाव हार करके घर बैठ गए। अच्छा, एक बात बताइए राम दंगोरे जी, 2 सवाल है मेरे। एक तो ये कि आपने बताया कि आप तो 2.5 साल पहले से इतनी व्यवस्थाओं में लगे थे, या आप लोगों के पास एक ही काम रह गया क्या, चुनाव लड़ना, या इसके अलावा भी कोई काम धाम करते हो? मतलब 2.5 साल से चुनाव ही लड़ रहे हो, मतलब पार्टी है या कुछ और हो गए हो? एक तो ये सवाल है आपसे। और दूसरा ये कर रहा हूं कि जब इतनी बड़ी व्यवस्था के साथ आप थे, तो ये छिंदवाड़ा के संगठन को अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं की हो? जब इतने सुव्यवस्थित तरीके से काम चल रहा था, तो ये छिंदवाड़ा में आपकी पार्टी के संगठन ने किया क्या? सातों की सातों सीटें हार के बैठे हो आप, या वाकई ईवीएम का खेल हो गया वहां पे? बुद्धा का काम होता है युद्ध लड़ने का। अगर राजतंत्र है तो युद्ध होगा और लोकतंत्र है तो चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी 5 साल चुनाव की तैयारी में रहती है, और पब्लिक के बीच में हम क्यों जाएंगे? पब्लिक के लिए हमने कुछ किया है तो पब्लिक को मुंह दिखाने की स्थिति में रहेंगे। अगर पब्लिक के लिए हमने कुछ नहीं किया है तो पब्लिक भी हमको गलियों में घुसने नहीं देगी, या दूसरी बटन दबा करके आ जाएगी, हमको चुनाव के परिणाम में वो हरा देगी। लेकिन हम पब्लिक के लिए काम करते हैं और पब्लिक का दरवाजा ठोक करके बोलते हैं कि हमने तुम्हारे लिए ये करा है। इसलिए पब्लिक भारतीय जनता पार्टी को पहचानती, कमल के फूल को पहचानती है, और वहां पे भाजपा की बटन दबा करके आती है। और 2.5 साल नहीं, पूरे 5 साल हम पब्लिक के बीच में काम करते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारत विकास की संकल्प यात्रा। ये जो आज से कार्यक्रम चालू हुआ है, हमने लोकसभा की तैयारी चालू कर दी है, हम आज से दौड़ रहे हैं, और ये लोग अभी तक समीक्षा कर रहे हैं और विपक्ष का नेता तक ढूंढ नहीं पाया है। इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, इसलिए चुनाव हार जाते हैं। अच्छा, वो छिंदवाड़ा पे आप मौन रह गए राम दंगोरे जी, वो एक संक्षिप्त सी टिप्पणी छिंदवाड़ा पे भी तो कीजिए ना। ऐसा क्यों आपने अनसुना कर दिया हमारे सवाल को? ऐसी भी क्या नाराजगी आपकी हमसे? कमजोर होगा उसको मजबूत करेंगे, जो कमियां रही होगी उसमें सुधार करेंगे, और वहां पर भी जीतेंगे हम लोग। और इस बार लोकसभा भी जीत रहे, नकुल नाथ जी को हराएंगे वहां पे हम। अच्छा, आपने तय कर दिया नकुल नाथ जी को टिकट मिलेगी? भाजपा ही तय कर रही है आजकल कांग्रेस के टिकट कौन को मिलेंगे? कांग्रेस के फिक्स रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कब किसको टिकट मिल जाए, कब किसका कट जाए, किसी को कंफर्म नहीं रहता है। इतना अच्छा संगठन है हमारा,
कि सबको मौका देने वाली पार्टी है। जी, इतना अच्छा संगठन है। लेकिन मैं आखिरी बातचीत के लिए आ रहा हूं। कुल मिलाकर रमेश शर्मा जी, आप इस बात से इत्तेफाक रख रहे थे कि अगर वातावरण बन रहा है ईवीएम पे संदेह का, तो इसके निराकरण के संदर्भ में अगर मतपत्रों पर सहमति बने तो उस दिशा में जाना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता है कि जिस प्रकार का जनादेश लगातार मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को इस मांग को अनसुना नहीं करना चाहिए? और भारतीय जनता पार्टी से आशय केंद्र सरकार के संदर्भ में है कि केंद्र सरकार को इस संदर्भ में पहल करनी चाहिए कि अगर विपक्षी दल इस मांग के साथ हैं कि सच्चा जनादेश मतपत्रों के माध्यम से आएगा, तो भाजपा की यह पहल जनता के बीच में उसकी साख को और उभार देगी, केंद्र सरकार की साख को और उभार देगी, नरेंद्र मोदी के संदर्भ में छवि और निखर कर आएगी कि भाई अगर आप चाहते हो कि मतपत्र, तो मतपत्र से ही सही, जनादेश मतपत्र के आधार पर भी देख लेते हैं। क्या कहते हैं, अवसर है भाजपा के लिए, मोदी जी के लिए? नहीं, निश्चित रूप से मैं इस बात पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हूं, जो मैंने कहा भी है कि अगर सारा विपक्ष चाहता है और उसकी बैठक बुला लें, और अगर बहुमत चाहता है तो उसका कर लें। उसका एक कारण मैं एक बात बताता हूं जी। कुछ चीजें होती हैं, जैसे अभी भाजपा के राम जी ने भी बताया कि भाजपा ने कैसी तैयारी की, पारस जी ने कहा, लेकिन भाजपा और कांग्रेस से अलग हट करके एक जो अभियान पूरे देश भर में चल रहा है, कांग्रेस ना तो उस बात को समझ रही है, ना भाजपा उस बात को क्रेडिट देती है। आप मुझे बताइए, 10 करोड़ परिवारों से अगर अक्षत कलश जा रहा है तो उसका लाभ मिलना किसको है? तो कहीं ना कहीं 10 करोड़ परिवारों से संपर्क की जो योजना बनी हुई है और पूरे वर्ष तक चलेगी, देश भर से तीर्थयात्रियों को। अरे वो तो ठीक है रमेश शर्मा जी, पर आप इस विषय पर देखिए ना कि मेहनत इतनी कर रहे हैं, इतने प्रयास कर रहे हैं, इतनी यात्राएं निकाल रहे हैं, और उसके बावजूद भी श्रेय किसको मिल जा रहा है? ईवीएम को मिल जा रहा है। भाई ये जीत इनकी नहीं है, ईवीएम की है। तो क्या आप नहीं मानते रमेश शर्मा जी कि विपक्ष की आखिरी हथियार का जवाब देने के लिए बढ़िया तरीका है, हो ही जाए मतपत्र में चुनाव, सारी गलतफहमी दूर हो जाए? क्या कहते हैं आप? नहीं, इसी बात पर मैं आ रहा हूं हिमांशु जी। 2024 की बहुत संभावना है, तो मतपत्र में जाने में काय के लिए संकोच कर रहे हैं? बुलाएं सर्वदलीय बैठक और कह दें कि हाँ ठीक है, हम इस पर कराएंगे। तो कुल मिलाकर हम इस बातचीत के नतीजे में पहुंचे तो ईवीएम से चुनाव यूं तो कोई संदेह के घेरे में नहीं आता है, पर अब विपक्ष ने सारे हथियार चलाने के बाद इसको ही अपना मुख्य हथियार बना लिया है कि देखो जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है ना, ये मशीन की बदौलत होती है। पारस अखिलेश जी चीख चीख कर बता रहे, जनता तो हमारे साथ थी, अधिकारी हमारे साथ थे, माहौल हमारे साथ था, पर देखो ना जीत भाजपा की हो गई। तो इसका निदान का तरीका यही है कि विपक्ष ये कह रहा है कि मतपत्रों से चुनाव हो जाए। भारतीय जनता पार्टी को अगर ये भरोसा है कि जनता उसके साथ है, तो जनता अपना साथ, अपना समर्थन मशीन पर भी वैसे ही व्यक्त करेगी जैसी मतपत्रों में। तो फिर दिक्कत क्या है? कुल मिलाकर लोगों का लोकतंत्र के प्रति भरोसा होना चाहिए। अगर भाजपा को लगता है कि जनता उसके साथ है, तो इस मांग को स्वीकार करने से भाजपा की साख, नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा दोनों ही शायद बढ़ेगी। क्या भाजपा इस पर विचार करेगी? आने वाला समय बताएगा। आप तीनों मेहमानों को धन्यवाद हमारा इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।